आज से इंग्लिश ग्रामर की क्लासेस शुरू की जा रही हैं और पहला टॉपिक है ट्रांसलेशन। किसी एक भाषा में कही गई बात को दूसरी भाषा में कहना या लिखना ट्रांसलेशन कहलाता है। ट्रांसलेशन करते समय कुछ बातों को ध्यान में रखना आवश्यक है, जैसे दिए गए वाक्य या गद्यांश को अनुवाद करने से पूर्व भली भांति पढ़ हुआ समझ लेना चाहिए कि अमुक वाक्य या गद्यांश किस टेंस में है, सेंटेंस कैसा है, एक्सेट्रा। टेंस मतलब काल या समय। इंग्लिश में टेंस 3 प्रकार के होते हैं: प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। प्रेजेंट टेंस यानी वर्तमान काल, पास्ट टेंस भूतकाल और फ्यूचर टेंस भविष्य काल। प्रत्येक टेंस के 4 प्रकार होते हैं, जिनमें इनडेफिनिट टेंस, कॉन्टिन्यूअस टेंस, परफेक्ट टेंस और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। टेंस को आइडेंटिफाई करने के बाद हमें ये देखना है कि सेंटेंस कैसा है। सेंटेंस यानी वाक्य। सेंटेंस मेनली अफर्मेटिव या पॉजिटिव, निगेटिव, इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव निगेटिव। इस प्रकार से 4 सेंटेंस होते हैं। यहाँ पर अफर्मेटिव या पॉजिटिव और निगेटिव को असर्टिव सेंटेंस भी कहा जाता है। तो असर्टिव सेंटेंस में पॉजिटिव सेंटेंस और निगेटिव सेंटेंस दोनों आते हैं। इस प्रकार से आज हम लोग बात करेंगे प्रेजेंट टेंस और इसके रूपों पर। तो प्रेजेंट टेंस नोट करते चलें आप लोग। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। आज हम लोग प्रेजेंट टेंस के इनडेफिनिट पार्ट्स को लेंगे और इसके चारों सेंटेंस यानी अफर्मेटिव, निगेटिव, इंटरोगेटिव निगेटिव का ट्रांसलेशन कैसे करेंगे ये बताते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में एक सिंपल सा सेंटेंस, जैसे तुम एक पत्र लिखते हो। सबसे पहला कार्य है, जैसे ही सेंटेंस हमारे सामने आए, यानी जैसे ही हम सेंटेंस को देखें तो सबसे पहले ये देखें कि ये किस टेंस में है। तो हमने देखा कि यह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है और सेंटेंस कैसा है, अफर्मेटिव है यानी पॉजिटिव सेंटेंस है। तो इसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही सेंटेंस है। तो इसके आइडेंटिफिकेशन के लिए एक रूल है कि जिन वाक्यों के अंत में
ता है, ती है, ते हैं, ते हो, इस प्रकार के शब्द आए तो वह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस होगा। इसके सबसे पहले रूल्स समझ लेते हैं। रूल, अगर सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो क्या करेंगे, तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस का प्रयोग प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। लेकिन यदि सब्जेक्ट प्लूरल हो यानी बहुवचन का सब्जेक्ट हो तो क्या करेंगे, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। अब दोनों में अंतर क्या है, यहां पर देखिए प्लूरल नंबर सब्जेक्ट में वर्ब के साथ यस या ईएस का प्रयोग नहीं है, यहां पर सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट कौन से होंगे, जैसे ही, शी, इट या फिर कोई नाम हो, नेम। और प्लूरल नंबर सब्जेक्ट जैसे आई, वी, यू, दे। यानी आई, वी, यू, दे के साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और प्लस अदर वर्ड्स हैं तो उनको मेंशन करेंगे। तो ये रूल्स आप लोग नोट कर लीजिए, इसी के आधार पर या इसी फ्रेम में इसे सेट कर देना है। तो देखिए अब ये सब्जेक्ट क्या है, तुम है, यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, तुम। एक पत्र लिखते हो यानी पत्र, जो पत्र है एक पत्र, ये है ऑब्जेक्ट और लिखना हो गया वर्ब। ये है वर्ब, ये है ऑब्जेक्ट और तुम सब्जेक्ट है। अब हम लोग इसका ट्रांसलेशन करते हैं। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, सब्जेक्ट है प्लूरल नंबर का यानी आई, वी, यू, दे, यू है तो सब्जेक्ट लिख लेंगे, सब्जेक्ट लिख लेते हैं यू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो वर्ब है लिखना यानी राइट, यू राइट। अब देखिए प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, एक पत्र, यू राइट अ लेटर हो जाएगा, यू राइट अ लेटर। अब देखिए इतना हो गया कि तुम एक पत्र लिखते हो, यू राइट अ लेटर, कंप्लीट। इस प्रकार से ये अफर्मेटिव सेंटेंस या पॉजिटिव सेंटेंस है जिसका ट्रांसलेशन इस रूल के आधार पर हुआ। यही अगर इसका नेगेटिव सेंटेंस लिया जाए, कि इसी को लेकर के मैं चारों प्रकार के सेंटेंस की बात कर लूँगा कि इसके नेगेटिव, इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव नेगेटिव पर, तो आप लोग रूल्स नोट कर लीजिए, फिर आगे बात करते हैं। तो हम लोग इसका नेगेटिव सेंटेंस लेते हैं कि तुम एक पत्र नहीं लिखते हो, हिंदी में होगा तुम एक पत्र नहीं लिखते हो। नेगेटिव सेंटेंस में क्या करेंगे, यदि सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर हैं तो इसके लिए रूल होगा सब्जेक्ट प्लस डज नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। यदि सब्जेक्ट प्लूरल नंबर का है यानी बहुवचन करता है तो क्या करेंगे, तब सब्जेक्ट प्लस डू नॉट यानी प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के साथ डू नॉट का प्रयोग होगा, जबकि सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ डज नॉट का प्रयोग होगा। तो सब्जेक्ट प्लस डू नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। तब देखिए अब इसी फ्रेम में इसे सेट करना है। अब ये देखिए कि तुम एक पत्र नहीं लिखते हो, यह एक नेगेटिव सेंटेंस है। तो तुम सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट प्लूरल नंबर से है तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिख लेंगे यू, इसके बाद डू का प्रयोग कर लेंगे
यानी नॉट, फिर नॉट, यू डू नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी राइट, यू डू नॉट राइट अ लेटर, फिर ऑब्जेक्ट आ गया, यू डू नॉट राइट अ लेटर या यू डोंट राइट अ लेटर, यानी तुम एक पत्र नहीं लिखते हो। इसी प्रकार से इसका इंटरोगेटिव सेंटेंस कर, क्या तुम एक पत्र लिखते हो। अब देखिए, सबसे पहले इसका रूल समझ लीजिए। अभी निगेटिव सेंटेंस करते समय मैंने बताया था कि निगेटिव सेंटेंस में डू नॉट या डज नॉट का प्रयोग करते हैं। तो वही जो हेल्पिंग वर्ब है डू या डज, इन्हें इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाते समय इन्हें सबसे पहले लिखेंगे, यानी डू या डज का प्रयोग प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। यदि ये दूसरे प्रकार का इंटरोगेटिव सेंटेंस हो, यही जो इंटरोगेटिव वर्ड है या वाक्य के बीच में आए, जैसे क्या तुम एक पत्र लिखते हो, ये वाक्य के पहले ही क्या आ गया, लेकिन यही ऐसा हो कि तुम एक पत्र क्यों लिखते हो, यदि ये इंटरोगेटिव वर्ड जैसे हाउ, व्हेन, हाउ मच, हाउ मेनी, व्हेयर, इस प्रकार के वर्ड यानी क्वेश्चन वर्ड बीच में आए, तो हमें उनकी स्पेलिंग पहले लिखनी है, देन डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। सब्जेक्ट है यहाँ पर तुम, तो इसके अकॉर्डिंग सबसे पहले हमें क्या प्रयोग लिखना है, डू, फिर इसके बाद सब्जेक्ट का प्रयोग कर लेंगे डू यू, फिर वर्ब का प्रयोग यानी वर्ब का प्रयोग कर लेंगे, तो डू यू राइट, डू यू राइट, फिर ऑब्जेक्ट अ लेटर, ये हो गया डू यू राइट अ लेटर, क्या तुम एक पत्र लिखते हो। कि इसी प्रकार से अगर इसका निगेटिव सेंटेंस दिया जाए कि क्या तुम एक पत्र नहीं लिखते हो, क्या तुम एक पत्र नहीं लिखते हो, तो उस दौरान क्या करना होगा, यानी इंटरोगेटिव निगेटिव सेंटेंस के रूल्स के लिए हमें वर्ब के पहले यानी यहाँ पर डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। तो अब देखिए, इसी प्रकार से यदि अगर इसका इंटरोगेटिव निगेटिव बनाया जाए कि क्या तुम एक पत्र नहीं लिखते हो, अगर तुम एक पत्र नहीं लिखते हो, इस प्रकार से कर लिया जाए, तो क्या होगा, डू यू नॉट, देखिए इसी फ्रेम में सेट करना है, डू ले लिया गया, डू सब्जेक्ट यू है ही, फिर नॉट, तो डू यू नॉट राइट अ लेटर, ये हो गया। इसी तरीके से अगर दूसरे प्रकार का इंटरोगेटिव सेंटेंस लिया जाए, जो मैंने अभी बताया था कि जैसे हो कि तुम एक पत्र क्यों लिखते हो, तुम एक पत्र क्यों लिखते हो। अब देखिए, ये जो क्वेश्चन वर्ड है ये बीच में आ गया है, यानी प्रश्नवाचक शब्द व्हाई, ये सेंटेंस के
या वाक्य के बीच में है, ऐसी स्थिति में सबसे पहले हमें इसकी स्पेलिंग लिखनी होगी, यानी व्हाई, फिर सब्जेक्ट क्या है, तुम है, तो तुम के साथ तुम जो यू है यह प्लूरल नंबर सब्जेक्ट है, तो इसके साथ डू का प्रयोग होगा, तो व्हाई डू ये ले लिया गया। इसके बाद फिर आ जाएगा सब्जेक्ट व्हाई डू यू, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी राइट, व्हाई डू यू राइट अ लेटर, ऑब्जेक्ट आ जाएगा, व्हाई डू यू राइट अ लेटर, तुम एक पत्र क्यों लिखते हो। इसी प्रकार से अगर इसका नेगेटिव सेंटेंस करना हो कि तुम एक पत्र क्यों नहीं लिखते हो, तो ऐसी स्थिति में बस वर्ब के पहले नॉट का प्रयोग कर देना है कि व्हाई डू यू नॉट राइट अ लेटर, तुम एक पत्र क्यों नहीं लिखते हो। इस प्रकार से प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के 4 प्रकार के सेंटेंस या 4 से 5 प्रकार के सेंटेंस हम लोगों ने सीखा कि कैसे अफर्मेटिव, निगेटिव, इंटरोगेटिव का ट्रांसलेशन करते हैं। ट्रांसलेशन करते समय वर्ब की जानकारी नितांत आवश्यक है, क्योंकि वर्ब का ज्ञान नहीं है तो वर्ब के बिना तो वाक्य का अर्थ ही नहीं निकलता, वाक्य निरर्थक हो जाता है। तो वर्ब्स कैसे सीखना है आप लोगों को मैं बता देता हूँ। कौन से टेंस में, प्रेजेंट टेंस या पास्ट टेंस या फ्यूचर टेंस में किस प्रकार की वर्ब्स का प्रयोग होगा, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म, आप लोग ये नोट कर लीजिए, रूल्स नोट कर लीजिए और इन्हें मेमोराइज करते रहना है। ठीक। तो वर्ब्स यानी क्रियाएं, वर्ब्स के 3 रूप होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड पास्ट पार्टिसिपल, यानी फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म। स्टूडेंट्स, वर्ब के जिस रूप से समय का बोध होता है उसे टेंस कहते हैं। सेंटेंस का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वर्ब। वर्ब्स में कुछ स्ट्रांग वर्ब्स होती हैं, तो वर्ब्स कुछ स्ट्रांग वर्ब्स होती हैं तो कुछ वीक वर्ब्स। स्ट्रांग वर्ब्स के ग्रुप ए में वे वर्ब्स रखी जाती हैं जिनका पास्ट और पार्टिसिपल या फिर जिनका सेकेंड और थर्ड फॉर्म फर्स्ट फॉर्म के वोवेल्स के बदलने से बनते हैं। तो जैसे एग्जाम्पल स्वरूप या एग्जाम्पल जैसे अवेक, अवेक, अवेक मतलब क्या होता है, जागना। तो इसका वॉवेल क्या है, इसमें इस स्पेलिंग में वॉवेल है ए एंड ई। तो इंग्लिश में वॉवेल्स कौन कौन से होते हैं, जैसे आप लोग जानते ही हैं, ए, ई, आई, ओ, यू, ये इंग्लिश में वॉवेल्स होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। स्ट्रांग वर्ब्स के ग्रुप ए में वे वर्ब्स रखी जाती हैं जिनके सेकेंड और थर्ड फॉर्म फर्स्ट फॉर्म के वॉवेल में बदलाव से बनते हैं। तो अवेक, इसका सेकेंड फॉर्म क्या हो जाएगा, अवोक, और थर्ड फॉर्म भी अवोक। ऐसे इसी प्रकार से दूसरा एग्जाम्पल एक ले लेते हैं, नोट करते चले आप लोग। जैसे
कम। अब यहाँ पर ओ वॉवेल है तो सेकेंड फॉर्म हो जाएगा केम, और थर्ड फॉर्म फिर कम हो जाएगा। ये जैसे ड्रिंक, ड्रिंक मतलब पीना, सेकेंड फॉर्म ड्रैंक, और थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? देखो यहाँ पर आई वॉवेल है, फिर आई का बदलाव ए में हो गया, ए वॉवेल है, ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रैंक सेकेंड फॉर्म, और थर्ड फॉर्म हो जाएगा ड्रंक। अब देखिए ए का बदलाव यू में हो गया, तो ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। अब ऐसे ही स्ट्रॉन्ग वर्ब्स के अंतर्गत ग्रुप बी में वे वर्ब्स आती हैं जिनके सेकेंड फॉर्म तो फर्स्ट फॉर्म के वॉवेल के बदलने से बनते हैं, जबकि थर्ड फॉर्म ई एन, एन ई या एन के जोड़ने से बनते हैं। जैसे ब्रीक एग्जाम्पल लेते हैं, बी आर ई ए के, बी आर ई ए के, ब्रीक मतलब होता है तोड़ना, तो इसका सेकेंड फॉर्म हो जाएगा ब्रोक, और इसका थर्ड फॉर्म हो जाएगा ब्रोकन, ब्रोकन। तो यहां पर देखिए एन, लास्ट में एन के जुड़ जाने से इसका थर्ड फॉर्म बन गया, और सेकेंड फॉर्म में वॉवेल के बदलने से सेकेंड फॉर्म बन जाता है। इसी प्रकार से जैसे डू, डिड एंड डन, डू, डिड, डन, तो फर्स्ट फॉर्म डू, सेकेंड फॉर्म डिड एंड थर्ड फॉर्म डन। तो यहां पर भी देखिए कि डू में ओ आई में कन्वर्ट हो गया, तो यह सेकेंड फॉर्म बन गया, और इसी प्रकार से थर्ड फॉर्म में एन ई लग गया, डू में एन ई लग गया। मैंने बताया था कि स्ट्रॉन्ग वर्ब्स के अंतर्गत ग्रुप बी में वे वर्ब्स आते हैं जिनके सेकेंड फॉर्म वॉवेल के बदलने से बनते हैं, जबकि थर्ड फॉर्म ई एन, एन ई या एन जुड़ जाने से बनते हैं। तो ये है। अब वीक वर्ब्स में कौन कौन सी वर्ब्स आती हैं ये देख लेते हैं, आप लोग इसे नोट करते हैं, और इसी प्रकार की कुछ इंपॉर्टेंट वर्ब्स की एक लिस्ट बना लेनी है और उसे बार बार दोहराना है। इस प्रकार से आप लोग इसे मेमोराइज कर लेंगे तो टेंस या सेंटेंस करते समय कोई दिक्कत नहीं होगी, आराम से कर ले जाएंगे। वीक वर्ब्स में ग्रुप ए में वे वर्ब्स आते हैं जिनके सेकेंड और थर्ड फॉर्म एक जैसे ही होते हैं। जैसे मैं एडवाइस लेता हूं, एडवाइस, एडवाइस इसका सेकेंड फॉर्म हो जाएगा एडवाइज्ड, और थर्ड फॉर्म भी हो जाएगा एडवाइज्ड। इसी प्रकार से वीक वर्ब्स के अंतर्गत ग्रुप बी में वे वर्ब्स आती हैं जिनके तीनों फॉर्म यानी फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म एक जैसे ही होते हैं। जैसे बर्स्ट, BURST, बर्स्ट, बर्स्ट मतलब क्या होता है? फटना, तो इसका सेकेंड फॉर्म भी बर्स्ट और थर्ड फॉर्म भी बर्स्ट होता है। तो इस प्रकार से वर्ब्स और वर्ब्स के अंतर्गत स्ट्रॉन्ग वर्ब्स, वीक वर्ब्स। स्ट्रॉन्ग वर्ब्स में कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं जिनके सेकेंड और थर्ड फॉर्म वोवेल के बदलने से बनते हैं, जबकि कुछ वर्ब्स ऐसे होती हैं जिनके सेकेंड फॉर्म तो फर्स्ट फॉर्म के वोवेल के बदलने से बन जाते हैं, लेकिन थर्ड फॉर्म या पास्ट पार्टिसिपल एन, ई एन या एन ई के जुड़ने से बनते हैं। साथ ही वीक वर्ब्स में ग्रुप ए में वे वर्ब्स आती हैं जिनके सेकेंड और थर्ड फॉर्म एक जैसे ही होते हैं, जबकि ग्रुप बी में वे वर्ब्स आते हैं जिनके तीनों फॉर्म प्रेजेंट, पास्ट एंड पास्ट पार्टिसिपल यानी फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म एक जैसे होते हैं।
कुछ इंपॉर्टेंट वर्ब्स की एक लिस्ट बनानी है और उसे बार बार दोहरा करके याद कर लेना है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।